हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोलॉजी लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, मैनेजमेंट इन नेचुरल रिसोर्सेज, क्लास 10th का। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जितना भी कुछ है वो सब क्या है, वो यूज़ है किसी ना किसी ज़रिए, नेचुरल रिसोर्सेज से ही मिलके वो चीज़ बनी हुई है, जितना भी आज हम इन्वायरमेंट में देख रहे हैं। तो नेचुरल रिसोर्स के अंदर क्या आता है, इंक्लूड टोटल नेचुरल इन्वायरमेंट आता है, जो कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट जो सपोर्ट करता है ह्यूमन लाइफ को और कंट्रीब्यूट करता है टू द प्रोडक्शन, जितने भी हैं, मतलब कोई भी ह्यूमंस के लिए या किसी भी मैनकाइंड के नेसेसरी को फुलफिल जो करते हैं, वो सारे रिसोर्सेज किस में आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में। अब नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कंपोनेंट्स है किस चीज़ का, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर का। तो नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स क्या हैं कि नेचुरल रिसोर्स कितना प्रेजेंट है और कितनी कैपेसिटी में प्रेजेंट है, उस बेसिस पे नेचुरल रिसोर्स दो टाइप के हैं, इन एग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल। इन एग्जॉस्टेबल वो होते हैं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, कितना भी मैन कंजप्ट करे, उसको कंजप्शन कितना भी मैन यूज़ करे, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, उनको इन एग्जॉस्टेबल बोलते हैं। हाँ, लेक जैसे कि एयर, सैंड, क्ले। अब ये हो रहा होगा, सोच रहे होंगे कि क्यों खत्म क्यों नहीं हो सकता, अब एयर तो खत्म हो सकती है। वो बस सिर्फ ये जो है इनएग्जॉस्टेबल, ये सिर्फ अफेक्ट होती है कि किस वजह से इफेक्ट हो सकती है, ओवर पॉपुलेशन, जितना भी अगर मैनकाइंड जो है उसको बहुत ही एक्सप्लॉइट कर दे, या वो उनसे ख़राब हो सकती है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती इनएग्जॉस्टेबल चीज़ें। एग्जॉस्टेबल वो होते हैं जो कि दीज आर द लिमिटेड, ये लिमिटेड होते हैं और ये एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम। अब मैनेजमेंट, हम नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कोई एक सिस्टम है ऑफ कंट्रोलिंग द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन सच अ वे, मतलब कि हम नेचुरल रिसोर्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं कि जो है वो आगे वाली जनरेशन जो है वो उसको यूज़ कर सके, उनको भी अच्छा सब देखने को मिले, या उनको यूज़ करने के लिए कि हम उसको वेस्टेज ना कर सके। नेचुरल रिसोर्सेज का क्या क्या तरीके हैं, या वाई डू वी नीड, हमें क्यों ज़रूरी है मैनेज करने के लिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, क्योंकि इसलिए क्या क्या रीजंस हैं। द रिसोर्सेज ऑफ, जितने भी अर्थ पे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। अब जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जितनी इनकी रिसोर्सेज की डिमांड है वो भी इंक्रीज करते जा रही है डे बाय डे। तो जो अगर प्रॉपर मैनेजमेंट अगर होगा नहीं, या अगर हम इसको सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को, तो ये जितने भी आगे प्रेजेंट जनरेशन है या जो आने वाली जनरेशन है, उनको इन सब की सुविधा या उन सब की अवेलेबिलिटी उनको नहीं मिलेगी। इसलिए हमें ज़रूरी है नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करना। दूसरा पॉइंट क्या है कि द प्रॉपर मैनेजमेंट, अगर नेचुरल रिसोर्स का प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, टेक इंटू कंसिडरेशन, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये भी एक्सप्लॉइटेशन होने में मदद करता है कि अगर हम बचा के रखेंगे तो हम उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। अब ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करता है नेचुरल रिसोर्सेज का, ताकि जो है हर हर लोग बेनिफिट हो सके इन सब रिसोर्सेज का। अब प्रॉपर मैनेजमेंट जो है विल टेक इनटू कंसिडरेशन कि जितना भी डैमेज कॉज हो रहा है इन्वायरमेंट में, या एक्सट्रैक्शन हो रहे हैं या यूज़ हो रहे हैं नेचुरल से, ताकि इनका डैमेज कम हो सके, ये भी इसलिए भी हमें करना चाहिए मैनेज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को। अब है हमारे पास नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब हमें क्यों ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे इकोलॉजिकल, क्योंकि अगर हम कंजर्व करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे वाइल्ड लाइफ को मेंटेन रखेगा और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है नेचर का वो मेंटेन रहेगा, और हम क्या कर पाएंगे टू प्रिजर्व, ताकि जीन पूल बच सके। कुछ मेजर्स हैं जो कि हमें करना चाहिए। पहला है कि लॉ शुड बी मेड टू इम्पोज, मतलब हमें ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो कि टोटल बैन करे किसको, पोचिंग को। पोचिंग क्या होता है कि किलिंग करना, किसी भी एनिमल्स को किल करना, वो पोचिंग कहलाता है। तो हमें ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो ये सब को रोके। और कैप्चरिंग ऑफ एनी एनिमल या किसी भी बर्ड को जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में हैं, उनको
पकड़ना या मारना, ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो ये सब कम कर सकें। दूसरा क्या है कि जितने भी नेचुरल हैबिटेट्स हैं ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के या बर्ड के, शुड उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। किसमें? बाय नेशनल पार्क्स बना के, सेंचुरीज बना के, हर जगह थ्रू आउट द कंट्री में ये सब बना के हमें उनको प्रिजर्व करना चाहिए। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ शुड कंडक्ट अ पीरियड, मतलब एक सर्वे हर फॉरेस्ट में लेना चाहिए टाइम टू टाइम कि उनमें कितने नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज में, ताकि हमें पता चलता रहे कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो हर स्पीशीज़ की या एनिमल की, बर्ड्स की कितनी कितनी हो रही है। अब कुछ हमें स्पेशल अटेंशन पेड करना चाहिए, जितना भी कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जितनी भी हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे बर्ड्स हों, उनमें स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए ताकि उनको बचा सकें और उनको इंडेंजर्ड से एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ बनने ना दें उनको। और द अनऑथराइज्ड फेलिंग, जो भी कटिंग हो रही है फॉरेस्ट की या ट्रीज़ की फॉर टिम्बर ट्रेड के लिए, उनको भी रोका जाए। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या है कि हमें फॉरेस्ट जो है वो आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। वहाँ बहुत सारे अलग अलग बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके के जानवर प्लांट्स रहते हैं, तो उसको हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया क्या होता है कि इज़ द नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, अलग अलग डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स रहें, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, पावरिंग प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड एक्सेट्रा, इनको बोलते हैं। हॉटस्पॉट मीन्स एन एरिया फुल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से भरा हुआ एरिया, उसको हॉटस्पॉट माना जाता है, बोलते हैं। लॉस ऑफ डाइवर्सिटी अगर हो रही है तो वो हमारी इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को भी लॉस करेगी, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी होगा। अब स्टेक होल्डर क्या है? स्टेक होल्डर्स उनको बोलते हैं, कोई एक पर्सन है वो जो एक किसी भी चीज़ के लिए, कुछ चीज़ के लिए इंटरेस्ट है या कुछ कंसर्न है, उसको हम स्टेक होल्डर बोलते हैं। अब स्टेक होल्डर क्या है? देयर डिपेंडेंस, अब वो स्टेक होल्डर का काम क्या है? फॉरेस्ट पे कैसे डिपेंड है? पहला तो लोकल पीपल कैसे डिपेंड हैं फॉरेस्ट पे? डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। अब लोकल पीपल जो हैं वो फॉरेस्ट पे इस तरीके से डिपेंड है कि वो जो है वहाँ से सर्वाइवल के लिए अपने यूज़ की चीज़ें लेके आते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे डिपेंड करता है फॉरेस्ट पे? गवर्नमेंट हु ओन्स द लैंड, जिसकी होती है, और उसको कंट्रोल रिसोर्सेज, उनको वहाँ के रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं स्टेक होल्डर्स। इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे स्टेक होल्डर्स फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं? हु यूज़ वेरियस, वहाँ के जो प्रोडक्ट अलग अलग वो हैं वो। वाइल्ड लाइफ क्या है कि हु वांट्स टू कंजर्व नेचर, वो भी है। अब क्या सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वहाँ का फॉरेस्ट का रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करना अच्छे तरीके से, ताकि जो है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो, उसको हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट बोलते हैं। अब टू कंसीडर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हमें ये देखना पड़ता है कि स्टेक होल्डर्स कौन है वहाँ के। द पीपल हु लिव इन, या वो लोग जो वहाँ के रहते हैं या उसके फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, जो कि डिपेंड है फॉरेस्ट पे या उनके प्रोडक्ट्स पे, उनकी लाइफ के लिए, वो पीपल। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का, जिसने वो लैंड लिया हुआ है या जो उस लैंड पे जिसका कंट्रोल है। या इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि कहाँ से आते हैं? हु यूज़ टेंडू लीव्स यूज़ करते हैं टू मेक बीडीज, टू द वंस विद पेपर मिल्स हु यूज़ वेरियस, अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। द वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्ट हु वांट टू कंजर्व, जो कि नेचर से बहुत प्यार करते हैं और वो कंजर्व करना चाहते हैं नेचर को। एक मेजर प्रोग्राम कॉल्ड सिल्वी कल्चर, उसको स्टार्ट किया गया टू रिप्लेनिश द फॉरेस्ट, जितने भी उसको फॉरेस्ट जितने भी बेकार हुए हैं उनको रिप्लेनिश करने के लिए। कैसे? क्या करने के लिए? ग्रोइंग मोर ट्रीज, उनको ज़्यादा मोर ट्रीज ग्रो करे और प्लांट्स को ग्रो करके सिविल सिल्वीकल्चर को प्रोग्राम लॉन्च हुआ था।
अब नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कुछ मेथड्स है। पहला मेथड है हमारे पास एफॉरेस्टेशन करके हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज़ ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट ऑन अनप्रोटेक्टेड बैरन लैंड्स। जो भी बंजर ज़मीन है उन पे फॉरेस्ट, मतलब जो भी अनप्रोटेक्टेड है उन पे वहाँ पर फॉरेस्ट को ग्रो करके, जैसे कि एक वन महोत्सव इज़ अ ट्री प्लांटेशन मूवमेंट हुआ था, होता है एक ईयर में 2 बार। उसमें क्या होता है, फरवरी और जुलाई। इसमें क्या होते हैं कि जो भी गवर्नमेंट है और जो भी वॉलेंट्री एजेंसीज हैं वो वहाँ पर फॉरेस्ट प्लांट्स ग्रो करते हैं। दूसरा तरीका क्या है फॉरेस्ट को कंजर्व करने का, रीफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, डेवलपिंग फॉरेस्ट कवर इन द एरिया विच हैज़ बीन डैमेज। वहाँ के जो भी एक्सप्लॉइट हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन के टाइम पे जो भी क्लियर हुआ है या जो डैमेज हुआ है उसको डेवलप फॉरेस्ट कवर करते हैं। सेपरेशन इन कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या है, यूज़फुल प्लांट्स रिक्वायर, जितने भी इंडस्ट्री के यूज़फुल प्लांट हैं, इंडस्ट्री यूज़ करती है उन प्लांट्स को, शुड बी उनको अलग से प्लांट किया जाए वेस्ट लैंड पे, ताकि ग्रोइंग इंडस्ट्री रिक्वायर्ड प्लांट इज कॉल्ड प्रोडक्शन प्लांटेशन। ग्रेजिंग क्या है, ग्रेजिंग शुड बी रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ पैस्चुरेज। डिफॉरेस्टेशन करके जितना भी रिमूवल, डिक्रीज और डिट्रियोशन है फॉरेस्ट का, उसको कवर करके एक एरिया को, उसको बोलते हैं हम डिफॉरेस्टेशन। अब इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, पहला तो सॉइल इरोजन हो जाती है, दूसरा डिजर्टिफिकेशन होता है, तीसरा फ्लड आ जाती है, चौथा डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ होता है, पांचवा क्लाइमेट चेंज आता है। अब सॉइल इरोजन कैसे होता है, जितनी भी रिमूवल ऑफ प्लांट कवर एक्सपोज, जितनी भी फर्टाइल सॉइल होती है वो क्या है, विंड से और वाटर से रिमूव हो जाती है फर्टाइल सॉइल। तो जो द लेटर रिमूव ऑफ द टॉप सॉइल जो भी रिमूव होती है वो इनफर्टाइल बन जाती है, और मतलब वो रिमूव फर्टाइल रिमूव हो जाएगी तो इनफर्टाइल ही बचा, तो इसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट का रिमूवल, फॉरेस्ट जितना भी फॉरेस्ट कवर है प्लेन्स में उसका रिमूवल हो जाना ड्राई टाइम पे, ड्राई सीजन। हॉट सीजन में क्या होता है, सॉइल जो है वो लूज बन जाती है, तो जितने भी एयर करंट आते हैं उनके साथ वो सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं वो भी बह जा चले जाते हैं। फ्लड्स आ जाती है, फ्लड में क्या है, इन रेनी सीजन मैनी टेम्परेरी जो है वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन लॉस हो जाता है उनकी कैपेसिटी, क्योंकि फ्लड में क्या है कि रेनी सीजन में एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कम हो गई है, तो जितने भी लैंड हैं एग्रीकल्चर एरिया के लिए या प्रॉपर्टी है या लाइफ है, तो वहाँ की लैंड भी उसके साथ बह जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कैसे ख़राब होता है, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। वाइल्ड लाइफ इज़ देयरफॉर इस वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्लाइमेटिक चेंज कैसे होता है, इन द अब्सेंस ऑफ, जब फॉरेस्ट ही नहीं होगा तो समर बिकम्स हॉटर हो जाएंगे और विंटर बिकम्स एक्स्ट्रा कूल, तो जो भी फ्रीक्वेंसी है रेनफॉल का वो डिक्रीज हो जाएगा। अब नेशनल अवार्ड्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड एंड कह रहा था अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी इन 1931, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी अलॉन्ग विद द 363 अदर्स, और भी प्रोटेक्शन के लिए द खिजरी ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हुए। कहाँ पर, खेजारेली विलेज में, जो कि कहाँ पर है, जोधपुर में, राजस्थान में। अब चिपको आंदोलन हुआ था, उसमें क्या हुआ था, जितने भी मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन गढ़वाल इन अर्ली 1970s में, इसमें क्या हुआ कि जितने भी रिजल्ट ऑफ अ ग्रास रूट लेवल एफर्ट्स टू द एंड ऑफ वहाँ पर फॉरेस्ट काटने के लिए। अब इस चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था, इन्होंने ट्रीज को हगिंग मूवमेंट हो गया था, करा था इसमें, इन विच विलेजर्स कंपेल द एक्समैन, मतलब उन्होंने पेड़ों को आके हक कर लिया था और उनको एक्समैन जितने भी आए थे काटने के लिए उनको फोर्स
उनको बोला कि हम अगर काटना है तो हमें काटो, इनको नहीं काटना है। तो इसलिए इसका नाम चिपको मूवमेंट रख दिया था। अब एग्जाम्पल, प्रोटेक्शन ऑफ साल फॉरेस्ट इन वेस्ट बंगाल इन 1972। अब रीयूज जो है वो हमेशा बेटर है देन रिसाइकलिंग करने से, ताकि उससे क्या होगा, एज इट सेव एनर्जी। अब 3 Rs टू सेव द इन्वायरमेंट, ये भी है, 3 R से हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। पहला R, रिड्यूस मीन्स यूज लेस, सेव द रिसोर्स बाय नॉट वेस्टिंग दैम, उनको बिना वेस्ट करे उसको कम ही यूज़ करें। दूसरा आर है रिसाइकल, रिसाइकल सेग्रीगेट द वेस्ट दैट कैन बी रिसाइकल, हम उसको अलग, जितना भी हमारा वेस्ट है उसको हम अलग कर दें, जो कि हमारे वेस्ट दैट कैन बी, जो रिसाइकिल हो सकते हैं, और उनसे रिसाइकिल जो हो सकते हैं उनसे अच्छी चीज़ें बनाएं। तीसरा है रीयूज़ करके, अब उनको बार बार यूज़ करके हम भी कर सकते हैं, इसलिए बोला गया है कि रीयूज़ जो है वो हमेशा बेटर है किसके, रिसाइकलिंग के लिए, रिसाइकलिंग से। वाटर एज अ रिसोर्स, वाटर एज अ रिसोर्स में क्या है, वाटर हमको पता है एक बेसिक नेसेसिटी है, हर जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं इस उसमें अर्थ पे, उनके लिए। रीजन्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर वाटर स्कैरसिटी आ रही है पड़ती है। अब फेलियर, अब कैसे कैसे रिलेट टू द रीजन्स ऑफ द एक्यूट पॉवर्टी, फेलियर टू सस्टेन वाटर अवेलेबिलिटी हैज़ रिजल्टेड इन लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर, डाइवर्जन फॉर हाई वाटर डिमांडिंग, मतलब क्रॉप्स के लिए पानी डिमांड बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, अर्बन वेस्ट इतना आ रहा है, एंडलेस रेन होती आ रही। अब एक क्या है, इरिगेशन मेथड है, जैसे अब इरिगेशन के लिए डैम्स बनाए गए हैं, टैंक है, अलग अलग पार्ट्स में यूज़ करने लगे। अब एडवांटेजेस क्या है डैम्स के, कि जितना भी वाटर फॉर्म्स डैम इज़ यूज्ड इन इरिगेशन में यूज़ हो जाता है फील्ड में, और फिर वो कैनाल्स में चले जाते हैं। डैम क्या इंश्योर करता है राउंड द ईयर वाटर सप्लाई, कि वाटर सप्लाई अच्छे से हो क्रॉप्स फील्ड में और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा हो। वाटर फ्रॉम द डैम इस सप्लाई पीपल्स को भी दिया जाता है टाउन और सिटीज़ में पाइपलाइन के ज़रिए, ताकि उनका सस्टेनेबल ट्रीटमेंट हो सके। आप आफ्टर सस्टेनेबल ट्रीटमेंट के बाद उनको टाउन्स और सिटीज़ में भी दिया। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स जो है वो कॉन्टीन्यूस वाटर सप्लाई करता है एक रीजन में। द फॉलिंग वाटर और फ्लोइंग वाटर फ्रॉम द डैम इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यूज़ करने के लिए काम आता है। अब जो भी पानी नीचे गिर रहा है उसको क्या टरबाइंस में डालते हैं, टरबाइंस के साथ तो वो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स रन करता है, तो उससे जनरेट होता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, पहले तो सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज डैम, ज़्यादा बड़े बड़े डैम्स बनाने से क्या होता है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, जितना भी वहाँ पर आसपास विलेज हैं उनको हटाना पड़ता है। वाटर फॉर अ लार्ज, अब ज़्यादा बनाने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो वहाँ पर जो आसपास रह रहे हैं उनको होमलेस होना पड़ता है। ये एक सोशल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है डैम्स से, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज डैम्स ऑन द रिवर से बनाते हैं तो वो डिफॉरेस्टेशन भी होता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी होता है। इस वजह से क्या है, बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना भी बेकार हो जाते हैं, और गेट सबमर्ज इन द वाटर ऑफ अ लार्ज रिजर्व, और वो किस में चले आते हैं, डैम्स वगैरह में आ जाता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, कुछ पीपल्स बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज डैम इन्वॉल्व इन स्पेंडिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी, बहुत सारा पब्लिक मनी भी वेस्ट होता है विदाउट द जनरेशन ऑफ प्रोपोर्शनल बेनिफिट, इतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अब फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, जो कि डोमिनेट मेनली बाय ट्रीज होते हैं, जो कि कैनोपी बनाता है। देयर आर एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर ऑल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट क्या है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना कर रखता है हर एक इकोसिस्टम में। दे मेंटेन बायोलॉजिकल इकोसिस्टम मेंटेन करता है। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, इसका एम क्या है, एम इज प्राइमरी रिसोर्स है जो लैंड और वाटर, एंड टू प्रोड्यूस सेकेंडरी रिसोर्सेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर यूज इन मैनर विच विल नॉट कॉज, मतलब ये वाटर हार्वेस्टिंग का एम ही यही है कि बस अच्छे से वाटर को यूज़ करा जाए, ताकि जो है
और बिना इकोलॉजिकल इम्बैलेंस करते हुए। कुछ एंशियंट मेथड्स हैं जो कि वाटर हार्वेस्टिंग के हैं, ये टेबल में दे रखा है कुछ कुछ की मेथड्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से स्टेट हैं। बायलीज क्या है, एक ओल्ड मेथड है वाटर हार्वेस्टिंग का जो कि दिल्ली में है एंड नियर बाय रीजन्स में। इस टेक्निक में क्या होता है, एक लोकल स्पेसिफिक होते हैं टू इंश्योर द मिसमैनेजमेंट, जो भी वाटर या ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको मैनेज करते हैं। एडवांटेज ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है कि पहले तो वाटर डज नॉट इवेपोरेट, पानी इवेपोरेट नहीं होता, रिचार्ज जो हो जाते हैं वेल्स और मॉइस्चर आ जाता है वेजिटेशन में। डज नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, नहीं आता, मॉस्किटोज पैदा नहीं हो पाते। ग्राउंड वाटर इज प्रोटेक्टेड, ग्राउंड वाटर जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है कंटामिनेट होने से, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट से। पोल्यूशन ऑफ वाटर, द पोल्यूशन ऑफ वाटर इज कॉज बाय डंपिंग। कैसे होता है, हम अंडर ट्रीटेड सीवेज डालते जाते हैं या इंडस्ट्रियल वेस्ट डालते जाते हैं, उसमें इस वजह से पानी जो है पोल्यूट हो जाता है। द कंटामिनेशन ऑफ रिवर वाटर कैन बी यूजुअली फाउंड फ्रॉम टू फैक्टर्स से होता है। द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया रिवर्स में आ जाते हैं तो कंटामिनेट हो जाता है, और मेजरमेंट ऑफ पीएच ऑफ रिवर वाटर, इन दो तरीकों से कर सकते हैं। अब एक था गंगा एक्शन प्लान गैप, जीएपी, मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट्स आए 1985 में ताकि जो क्वालिटी है गंगा रिवर की वो इम्प्रूव करी जा सके। तो गंगा एक्शन प्लान वो फॉर्मुलेटेड टू रिड्यूस द, जितना भी गंगा रिवर में पोल्यूशन है उसको कम करा गया बाय मोर देन 70%। द वाटर क्वालिटी को भी बढ़ाया, उसको टेस्ट करा, टाइम चेक करा उसकी क्लोरीफॉर्म कोलीफॉर्म को। अब कोलीफॉर्म क्या है, एक ग्रुप ऑफ हार्मलेस बैक्टीरिया है इन ह्यूमन इंटेस्टाइन में, पर नंबर पर 1000 ml। अकॉर्डिंग, इस सर्वे के अकॉर्डिंग क्या हुआ, वॉज कंडक्टेड एंड डाटा वॉज कलेक्टेड, टोटल कोलीफॉर्म बिटवीन 1993 टू 1994, जो ये देखा MPN क्या है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। अब 1993 से 1994 टोटल कोलीफॉर्म देखें, MPN पर 1000 ml, MPN इज़ मोस्ट प्रोबेबल नंबर। तो इसमें क्या बताया गया कि मिनिमम फाउंड इन ऋषिकेश में कम पाया गया इतना, डिज़ायर्ड लेवल इतना था और इतना था, मैक्सिमम फाउंड इन इतना। वाटर एडवांटेजेस ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड, जो भी वाटर स्टोर होता है ग्राउंड में उसका एडवांटेज क्या है, तो जो भी वाटर स्टोर हो रहा है ग्राउंड में वो इवेपोरेट नहीं होगा, ग्राउंड में जो भी स्टोर हो रहा है वो स्प्रेड आउट और वो रिचार्ज कर देगा वेल्स को और मॉइस्चर कर देगा क्रॉप्स को अलग दूर दूर तक। वाटर जो भी स्टोर करते हैं ग्राउंड में डज नॉट प्रोमोट एंड कोई भी ब्रीडिंग नहीं देगा मॉस्किटोज का, जिससे कि कोई भी हो, जैसे आर्टिफिशियल लेक्स पॉन्ड्स में मच्छर हो जाते हैं वैसे नहीं होता। वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेटेड, ये भी हो चुका है। कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन क्यों है, क्योंकि एक फॉसिल फ्यूल है ये दोनों ही, जो कि अर्थ की क्रस्ट पे पाए जाते हैं, और ये दोनों ही नॉन रिन्यूएबल है, अगर एक बार ख़त्म हो गए और ये बहुत ही मुश्किल से ही वापस आ पाएंगे। तो कोल क्या है, कोल एक कंबस्टिबल फॉसिलाइज्ड रॉक है, रॉक से बना हुआ है जो कि लार्ज एकुमुलेशन ऑफ प्लांट रिमेन जितने भी कंप्रेस कर करके बनाया गया है। कोल को हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, इंडस्ट्री, इन थर्मल पावर प्लांट्स में। पेट्रोलियम एक अनदर फॉसिल फ्यूल है जो कि अकर होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ऑयल के ज़रिए। इट हैज़ बीन फॉर्म्ड इन द पास्ट अबाउट 10 to 20 करोड़ ईयर्स लगते हैं इसको बनने में। ये भी प्लांट और एनिमल को उससे बनता है। remains and occur in the form of mineral oil in sedimentary rocks. Petroleum is mainly used as fuel for transport, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, जनरेटर्स एंड सम इंडस्ट्रीज में यूज़ करा जाता है। अब जितने मेथड क्या है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल को, कि बर्निंग ऑफ कोल कॉसेज एयर पोल्यूशन कॉज करता है, तो थस डायरेक्ट यूज़ ऑफ कोल फॉर द पर्पस ऑफ बर्निंग शुड बी अवॉइडेड, हमें मतलब डायरेक्ट नहीं उसको बर्न करना चाहिए। कोल में बी कन्वर्टेड कुछ लिक्विड फ्यूल में
करके या कंप्रेस नेचुरल गैस में करके उसको थ्रो कोल गैसिफिकेशन करके करना चाहिए। टेक्निक शुड बी डेवलप ताकि जो है मैक्सिमम फॉसिल फ्यूल दैट लाई इन डीप माइंस एंड वेल्स वेस्टेज कम हो निकालते समय या ट्रांसपोर्टेशन करते समय तो बच सकता है। बोथ ऑयल वेल्स एंड कोल माइंस आर प्रोन टू कैच फायर। अब दोनों ही बहुत जल्दी कैच कर लेती हैं फायर को। देयरफॉर दी शुड बी वेल, इसलिए इनको बहुत ही प्रोटेक्टेड करके फायर से रखना पड़ता है ताकि वेस्ट ना हो पाए, पोल्यूशन ना हो, किसी की लाइफ ना जाए अच्छे से। ओवर कंजप्शन ऑफ ऑयल भी ऑटोमोबाइल्स में चेक करना चाहिए, जो कि ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उनको ऐसे व्हीकल्स को बंद करने चाहिए, या हमें ऐसे ऑयल वी मस्ट सेव ऑयल फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए भी यूज़ करना चाहिए। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज, कुछ एनर्जी का ऑल्टरनेट सोर्स बनाए ताकि जो है वो फॉसिल फ्यूल कम यूज़ हो, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो, न्यूक्लियर हो, सोलर हो, विंड पावर से बना हो, या बायोगैस प्लांट शुड बी इनकरेज, इनको करना चाहिए। अब स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन एनर्जी रिसोर्स को कैसे बचा सकते हैं। सेव इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा बाय नॉट यूजिंग व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जब यूज रिक्वायर्ड ना हो तब उसको ना जलाएं, ना यूज़ करें। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे अप्लायंसेस यूज़ करें जो कि कम कंज्यूम करता हो इलेक्ट्रिसिटी। यूज़ प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग फूड, यूज़ सोलर कुकर। इनकरेज द यूज़ ऑफ बायोगैस एज डोमेस्टिक फ्यूल। फ्यूल एफिशिएंट मोटर व्हीकल शुड बी डिज़ाइन करना, ऐसे डिज़ाइन करने चाहिए ताकि कंजप्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कम हो सके। थैंक यू। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें करके बताएं कि कैसी लगी। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक है। थैंक यू, बाय बाय।